रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब आज क्रिकेट पे बात होगी और उसके साथ साथ हॉकी पे बात होगी। क्रिकेट की अगर बात करें तो आप देखें कि 9 सितंबर से एशिया कप जो है वो शुरू होने वाला है और उससे कबल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ हो रही है जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और मेज़बान यूएई की टीमें जो हैं शरीक हैं। और उसके साथ साथ जनाब हाल ही में पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो ओडीआई सीरीज़ खेली थी उसमें पाकिस्तान की टीम को 31 साल के बाद वेस्ट इंडीज़ से एक रोज़ा सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। न सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा है बल्कि शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है जिसमें हमारे बैटर जो हैं वो नाकाम हो गए। हमारे बॉलर्स ने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी लेकिन वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो जीत के लिए ज़रूरी होती है। और आपने देखा कि माइक हैसन जो है वो टीम के कोच हैं और ये उनका कमोबेश पहला दूसरा असाइनमेंट है। देखना ये है कि हमारी टीम जो है 6 मुल्की सीरीज़ तो हो रही है यूएई में, लेकिन उसके बाद एशिया कप में वो किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है। और जिनसे खिलाड़ियों से बड़ी उम्मीदें थीं, ख़ास तौर से बाबर आजम और रिजवान से, आपने देखा कि वो भी नाकाम हो गए। और लगता ऐसा है कि चूँकि वो काफ़ी अरसे से T20 की टीम में नहीं थे तो शायद वो प्रेशर उन्होंने ले लिया है। लेकिन जनाब अब तो वक्त निकल गया है और बहुत पुलों से बहुत सा पानी जो है बह चुका है, इसलिए कि बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि बाबर और रिजवान जो हैं शायद एशिया कप में इस मतलब जो सीरीज़ हो रही है वेस्ट इंडीज़ से उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस के बाद जगह बना सकें, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। तो देखना होगा कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं ख़ास तौर से उनका मुस्तकबिल जो है क्या होता है। लेकिन यूएई में जो सीरीज़ हो रही है 3 मुल्की, उसमें अगर पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है तो यकीनन फिर एशिया कप में उसकी उम्मीदें जो हैं बढ़ सकती हैं। आपने देखा कि पिछला जो एशिया कप हुआ था उसमें पाकिस्तान की टीम जो तवक्कात उससे वाबस्ता की जा रही थी उस तरह की उसने परफॉर्मेंस पेश नहीं की थी। और जनाब अब जो है आईसीसी की तरफ आते हैं। आईसीसी जो है वो टेस्ट क्रिकेट में एक नया सिस्टम जो है मुतारिफ़ कराने जा रहा है और उनका ये ख्याल है कि जब से ओडीआई और ख़ास तौर से T20 सीरीज़ हुई है तो टेस्ट जो सीरीज़ होती हैं उसमें बहुत से ममालिक जो हैं उनकी इनकम जो है कम हो गई है। तो लेकिन जो अब वो कर ये रहे हैं कि 6 टॉप टीमें होंगी और 6 जो है दूसरी टीमें होंगी। और जो 6 टॉप टीमें उसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, जनूबी अफ्रीका है, जबकि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ निचली 6 टीमों में आता है। लेकिन अभी इसका बाकायदा मतलब फ़ाइनल नहीं हुआ है। इसके लिए एक उन्होंने आईसीसी ने एक कमेटी बनाई है जो उसका जायज़ा ले रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उनकी तजावीज़ पे होगा। लेकिन इसके साथ साथ ख़ास तौर से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने और वेस्ट इंडीज़ के जो क्रिकेट बोर्ड है या उनके खिलाड़ी जो हैं उन्होंने इसको बिल्कुल ही कैटेगोरिकली इसको अपोज़ किया है कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इससे जो है मतलब जो छोटे ममालिक हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़ी टीमों से मैचेस खेलें तो वो जो है डिस्करेज मतलब होंगे और ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो जनाब ये तमाम चीज़ें हैं और उसके साथ साथ हॉकी पे भी डिस्कस करेंगे। हॉकी के जो हमारे मेहमान हैं वो ऑन द वे हैं और जैसे ही वो पहुँचेंगे तो उनका हम आप तारुफ भी कराएंगे और बात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। जनाब वो ऑथर भी हैं, एडिटर हैं, बायोग्राफ़र हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, पब्लिशर हैं, ब्लॉगर हैं, एनालिस्ट हैं और जनाब उसके साथ प्रेजेंटर हैं और उसके साथ साथ जनाब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो जनाब बड़ा उनका मतलब ये कि वास्ट एक्सपीरियंस है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा है, उसके साथ साथ उनका मतलब एक्सपर्टीज़ हैं। तो यकीनन जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आप उनकी गुफ्तगू में इसका आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। उनसे हम क्रिकेट की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूँकि स्नूकर जो है उनका सबसे मेन मतलब वो हुआ करता था, बीट हुआ करती थी और उस स्नूकर में पाकिस्तान में जितना उन्होंने मतलब उसको मतलब देखा है, मैं समझता हूँ उनकी बड़ी गहरी नज़र है स्नूकर पे। तो चूँकि पाकिस्तान बोर्ड ने गुज़श्ता दोनों एक पॉलिसी का ऐलान किया था जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी और ज़ाहिर है जब ये अमेंडमेंट्स होती हैं तो उसका मकसद यही होता है कि फ्यूचर में जो हमारी टीमों की परफॉर्मेंस है या जो फेडरेशन है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। लेकिन ये चीज़ जो है डायरेक्ट हिट कर रही है पाकिस्तान स्नूकर जो एसोसिएशन है उसको। एक ज़माने में असगर अली वलीका साहब हुआ करते थे, फिर उसके बाद आलम
आलमगीर शेख साहब आ गए। तो अब देखना ये है कि ये जो चीज़ है ये खालिसतन जो है, जो पॉलिसीज़ हैं, इसका डायरेक्ट असर जो है स्नूकर पे होगा। बहरहाल जो सही जो बात होगी और जो करेंगे वो तो हमारे से दरमियान जो मेहमान हैं सैयद खालिद महमूद साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। पहला सवाल मेरा उनसे यही होगा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नहीं, आपके प्रोग्राम में आके बहुत खुशी होती है क्योंकि आपके सवाल भी बड़े डायरेक्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। नहीं, मोहब्बत आपकी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वही जो मैंने सवाल किया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। जी, जी। और चूंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट ही हिट कर रहा है स्नूकर पे। अच्छा, आपकी बड़ी माशाल्लाह गहरी नज़र है स्नूकर पे, जितना आपने स्नूकर पे लिखा है मेरे ख्याल से उसके बाद ही कुछ लोगों ने लिखा होगा, वरना आपने जो है सबसे ज़्यादा लिखा है, इसलिए सवाल भी फिर आप ही से बनता है। बताइए क्या मतलब, ये क्या है, मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, मैं थोड़ा नाजरीन के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये नई पॉलिसी ना कहें, ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई सालों से उसको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोशिश कर रहा है। अमेंडमेंट्स होती रहती है, वो रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखिए ना, जितने गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा, वो सारे गेम्स उसको गवर्नमेंट फंडिंग पे ही चलते हैं, दारोमदार उनका। तो ये गवर्नमेंट का इदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जो फंडिंग देता है, ग्रांट देता है। तो वो उसकी कोशिश होती है कि तमाम स्पोर्ट्स बॉडीज को रेगुलेट भी वो करे अपने हद तक। तो उन्होंने एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और बिल्कुल मैं डायरेक्ट, आपने स्नूकर के मुतालिक सवाल किया, तो इसी तरह जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जब उसको इम्प्लीमेंट कराया गया था 2008 में, अली असगर वलीका साहब का आपने नाम लिया, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बिलियर्ड और स्नूकर को रिवाइव किया। ऐसे तो कायदे आज़म भी स्नूकर खेला करते थे और जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे ये एलिट में बहुत पॉपुलर हुआ करता था। पाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप 1965 में हुई थी स्नूकर, लेकिन उसके बाद 60s में ही स्नूकर का खेल डॉर्मेंट हो गया। बिलियर्ड्स का इसके जो प्रोमोटर्स थे वो कहीं आगे पीछे हो गए। तो 80s में जाकर अली असगर वलीका साहब ने इसका दोबारा से मंजर आम पे लाए, और क्या खूब लाए कि पाकिस्तान फिर पीछे नहीं मुड़ के देखा। 88 से ये खेल, तो वलीका साहब अनअपोज्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट होते रहे 2008 तक, 4 साल का टेन्योर था। अब 2008 में यही नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, यही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड था। उन्होंने ये कानून बनाया था कि कोई भी प्रेसिडेंट या ऑफिस बेरर वो 4 साल से 2 टर्म यानी 8 साल से ज़्यादा वो इलेक्ट नहीं होगा। वलीका साहब के ऊपर डायरेक्ट ये आ रहा था, लिहाजा जब कुछ उसमें ताख़ीर हुई पीबीएसए की जानिब से, तो पीएसबी ने एक्शन लिया और पीबीएसए को डिसएफिलिएट भी कर दिया था। अच्छा। ये बात है सितंबर 2008 की। फिर उस वक्त पीबीएसए ने खेल की खातिर एक कड़वा घूंट आप कह लें, वलीका साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप जो है, आपको हम लाइफ टाइम चेयरमैन बना देते हैं, लेकिन अब जो उसकी लीडरशिप है, और अब तो चेयरमैन का वो भी खत्म कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, अब हुआ यूं कि वलीका साहब बन गए चेयरमैन, आलमगीर अनवर शेख साहब बन गए प्रेसिडेंट, इलेक्ट हो गए। ठीक है, आलमगीर साहब ने 2 टेन्योर किए, उसके बाद मुनव्वर शेख साहब आए, उसके बाद जावेद करीम साहब आए। अच्छा, इस दौरान स्नूकर में युवा अली असगर वलीका की चूंकि एक फादरली फिगर थी और एक बहुत उनका असर रसूख था, आपको भी मालूम है, कराची क्लब में और दीगर जगहों पे, तो वो चूंकि एक फादर फिगर का मकाम रखते थे, हर स्नूकर वाला उनको, आज भी आप बात करेंगे तो उसकी वो आपको बहुत ताजीम से अली असगर वलीका साहब को देखा जाता है। तो वलीका साहब सेरेमोनियल चेयरमैन साबित हुए। वो सिर्फ मीटिंग्स को प्रेजाइड जरूर करते थे, लेकिन उनका कोई अमल दखल एज सच नहीं हुआ करता था। ठीक है, उनका अमल दखल वो एग्जीक्यूटिव मैटर्स में शामिल नहीं होते थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब जावेद करीम साहब का जमाना आया, 2020-21 की बात है, उसमें अली असगर वलीका साहब को एक बड़े अनसेरेमोनियल तरीके से, चूंकि मैं इस चीज़ों को जानता हूं, मैं बाखबर हूं, उनको हटा दिया गया और आलमगीर साहब जो हैं वो बड़ा जमान हो गए इस पोजीशन पे। अच्छा, जब वो इस बात पे बहुत ज्यादा रंजिशें थी आपस में पीबीएस से, लेकिन वो उन्होंने कहा किसी तरह से, आलमगीर शेख साहब तो चेयरमैन बन गए 2021 में। ठीक है, चेयरमैन बनने के बाद, लेकिन वो उन्होंने जो इसके पीबीएसए के जो लोग हैं, सबको मालूम है, मीडिया को मालूम, आपको भी मालूम है कि आलमगीर शेख साहब वो सेरेमोनियल चेयरमैन साबित नहीं हुए, बल्कि वो हर जगह मीडिया पे और हर जगह वो नुमाइंदगी करते हैं। वो तो एशियन स्नूकर में भी हैं और उसमें वर्ल्ड में भी हैं, लेकिन वो पीबीएसए के बेस में। तो अब उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की होंगी जिसके सबको इल्म है, जो कि मतलब मैं यही कह सकता हूं कि लफ्ज के कानून से मुतसादिम है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एशियन
में बॉडी एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड स्पोर्ट्स बॉडी है जिसके वो अहदेदार हैं, लेकिन ये बड़ी चीजें सामने आई कि वो पीबीएसए की तरफ से भी जाते थे, पीबीएसए से मराहत लेते थे जिसको रिफंड करता था पीएसबी, और वो एसीबीएस से भी अपने टीएडीए लेते थे और जो कुछ भी, तो ये जो कि खेल के मफाद में नहीं था। तो अब हम आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो पॉलिसी जो भी आप नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का नाम दे रहे हैं, तो ये कितनी मतलब बेहतर साबित होगी फर्दर आइंदा के लिए? देखें, आप इस चीज को बुनियादी तौर पर देख लें, जो भी इदारा फंडिंग करता है, पीएसबी चूंकि फंडिंग करता है ना, जितने इनके जो टूर्स होते हैं उसके पैसे जो पेमेंट करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स, तो उसको ये इख्तियार है। तो अब पीएसबी ने ये रूल बनाया है पिछले महीने कि अब चेयरमैन का ओहदा उन्होंने कहा तमाम एसोसिएशन को कि जिनके पास चेयरमैन का ओहदा है आप चेयरमैन नहीं रखेंगे, 70 साल से ज्यादा कोई आपका ऑफिस बेयर नहीं होगा। तो अब वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इस कानून की वजह से, इस रूलिंग की वजह से, जो आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान बिलियर्ड और स्नूकर एसोसिएशन डायरेक्टली ज्यादा हिट होगी। तो इसीलिए अभी यही खबरें चल रही हैं कि जिस तरह कड़वा कोट 2008 में पिया था पीबीएसए ने, एक दफा फिर उनको आलमगीर साहब को खैरबात कहना पड़ेगा अगर स्नूकर को बचाना है, वरना पीएसबी एक्शन लेने की पोजीशन में है। बिल्कुल जनाब, क्रिकेट की भी इसके बाद बातें होंगी और हॉकी की भी बातें होंगी, और बड़ा मतलब बेहतरीन तरीके से खालिद महमूद साहब ने इसको डिस्क्राइब किया है। तो जनाब, जैसा मैंने पहले अपने इंटरव्यू में कहा कि हॉकी पे ही बात होगी, तो जनाब हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक ट्रेजरर, कराची हॉकी एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी और मौजूदा कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन, और जनाब अगर हम यूनिवर्सिटी की तरफ से ले जाएँ तो कराची यूनिवर्सिटी के साबिक जिमखाना सेक्रेटरी गुलफराज अहमद खान साहब ने। तो जनाब, चूँकि पाकिस्तान हॉकी जो है इस वक्त एक जो मामलात हैं बर्निंग इश्यूज बने हुए हैं, और पाकिस्तान जो है नेशंस कप में पाकिस्तान की टीम ने हाल ही में कामयाबी हासिल की थी, उनके खिलाड़ियों को अभी तक इंटरनेशनली जो डेली अलाउंसेस मिल रहे थे वो नहीं मिले हैं, मुलाजमीन को भी तनख्वाहें नहीं मिली हैं। फिर उसके साथ साथ जनाब पाकिस्तान ने प्रो लीग में शिरकत करनी है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक सवालनामा जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे दिया, और उन्होंने कहा कि इसके जवाब दें, और अगर नहीं दिए जवाब तसल्ली बख्श नहीं हुए तो फिर आपकी रिपोर्ट जो है वज़ीर-ए-आज़म से कर दी जाएगी और वो जो भी एक्शन लेंगे। गुल्लू भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा गुल्लू भाई, हॉकी जो है इस वक्त बर्निंग इशू बना हुआ है। अच्छा, लेकिन ये तो है कि करप्शन के पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अहदेदारों पे कोई इल्ज़ाम साबित तो नहीं हुए हैं, ठीक है, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, लेकिन अब जो ये सवालनामा भेजा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, और उन्होंने 7 दिन का वक्त दिया है, मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन तो हो गए, 2-3 दिन मेरे ख्याल से और रह गए, क्या देख रहे हैं मतलब फ्यूचर इसका? असल में थोड़ी सी एक, अभी आपने कहा कि करप्शन के कोई इल्ज़ामात हैं, साबित कुछ नहीं हुआ, तो तहकीकात ही नहीं हुई। आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो है वो FIA के पास केसेस हैं और पैराज लगे हुए हैं, और आपको पता है कि ये जब सारी चीज़ें इंक्वायरी होने के बाद और फिर वहाँ भेजा जाता है FIA में केस, लेकिन आपको पता है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, लोग अपनी असर और रसूख इस्तेमाल करके उस चीज़ को रुकवा के रखते हैं, लेकिन सबको ये पता है कि पिछले 20 साल जो गुज़रे हैं हॉकी के, वो इंतहाई अलमनाक और कर्मनाक गुज़रे हैं, और जिसके अंदर सिर्फ इस चीज़ का कि जी करप्शन है उसके जो है बात गश्त सुनी जाती रही, और उसके अलावा इंतज़ामी तौर पर भी मामला ठीक तरीके से नहीं चलाए गए। आपको पता है कि आप ख़ुद हॉकी प्लेयर हैं और माशाल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में भी खेले और मुस्लिम कमर्शियल बैंक से भी, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार होगा यकीनन हॉकी से। तो आपको पता है कि एक चीज़ बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रोज़े रोशन की तरह पता है कि साहब ये 3 अफराद जो हैं इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो 1 अरब 52 करोड़ रुपए के करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और आज उसकी अगर तहकीकात कंप्लीट करके और रिपोर्ट FIA दे दे तो सब सामने आ जाएगा। तो ये मतलब इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई भाम है, और यकीनन आज सूरत हाल ये है कि अगर ये पैसे मिसयूज़ ना होते और ये खाए ना गए होते तो ये बच्चे हमारे जो हैं ये डेलियों से महरूम नहीं होते। और अब भी जो लोग मुंसलिक हैं, मैं बिल्कुल ओपन है ये बात कह रहा हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे जिनको निगरान हुकूमत ने लगाया था, जिसका इख्तियार भी नहीं था नॉमिनेशन का प्रेसिडेंट लगाने का, और उनको सिर्फ इस मकसद के लिए लगाया गया था कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन कराने, स्कूटनी करानी है, इलेक्शन करानी है, लेकिन वो भी बेचारे मासूम आदमी हैं। मैं उनको यही कहूँगा कि उनको भी मज़ा लग गया, उन्होंने कहा ये तो सबसे बेहतरीन काम है कि आप टूर करते रहें और TADA लेते रहें।
तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो कहीं भी आज तक उसकी वजाहत नहीं कर सके। लोग कहते हैं जी इतने पैसे उन्होंने भी आने के बाद दे लिए तारिक बुगटी साहब ने, तो वो भी उसका कोई मुनासिब जवाब आज तक कहीं नहीं दे सके, और जाहिर है कि उनको जवाब देना चाहिए। और उन्होंने यही कहा था कि ये जो 4 अफराद थे इनके बारे में कि इनका मैंने एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम दे दिया है, और ये अगर अपने आप को क्लियर कराएंगे तो फिर इनको ज़रूर एक्टिविटीज़ करने देंगे। लेकिन ना वो क्लियर हुए और ना वो लिस्ट का पता लगा। तो बहरहाल ये एक अलहदा मामला है, लेकिन हमें दुख ये है कि हॉकी जो कि ये कौमी खेल है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि 4 वर्ल्ड कप जीते, 3 ओलंपिक जीते, और बेइंतहा इजाज़ात हैं हॉकी प्लेयर्स के पास। पाकिस्तान के दुनिया की वाइट टीम है जिसके पास सबसे ज़्यादा मेडल हैं। बिल्कुल, लेकिन बदकिस्मती यह है कि वो हॉकी जो है वो तनज़ली का शिकार है, अभाम होता रहता है। अभी आपको पता है कि ये प्रो लीग के हवाले से भी डिस्प्यूट पड़ा हुआ है, पैरास भी जो आए हैं उसका उनको जो जवाब तलब किया है, तो ये तो अभी 2-4 दिन में सामने वाज़ेह सूरत हाल हो जाएगी कि जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। और जब जवाब नहीं देंगे तो आपने बता ही दिया कि उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया जाएगा मामला। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक ट्रेजरर गुलफराज अहमद खान। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। ईद कहते हैं, और जनाब जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। सैयद खालिद महमूद साहब जी, अब स्नूकर पे तो बात हो गई जनाब, क्रिकेट पे बात होती है। क्रिकेट तो आपको पता है कि एशिया कप भी है, यूएई है। क्या समझते हैं पाकिस्तान की टीम जो है 31 साल के बाद जो है ओडीआई सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त खा गई, जबकि आप अगर कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे, मतलब ये मतलब इत्तेफाकी है या ये क्या है? नहीं, देखें तारीख में बिल्कुल ऐसा ही है कि आप तो जो इतने, मेरे ख्याल पाकिस्तान जो लास्ट वेस्ट इंडीज से सीरीज हारा था वो 91 में हारा था। जी बिल्कुल। तो 33 साल से ऊपर, 34 साल नहीं हुआ क्योंकि नवंबर 91 था जब वो सीरीज थी, वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ आई थी। 34 ईयर्स हो गए। हाँ 34 हो गए। 2-0 वेस्ट इंडीज यहाँ वनडे मैचेस जीत कर गया था। सही। तो अब आपको उस दौरान पाकिस्तान ने कोई 20 सीरीज 20 सब मिला के अक्रॉस फॉर्मेट्स, T20, वनडे और टेस्ट, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से एक सीरीज भी नहीं हारा इस पीरियड में। तो ऐसे नशेबो फराज आते रहे। अब ये वाली जो टीम गई थी ये भी किसी तरह से, अच्छा ये आप हम मुवाजना करें तो ये हमसे लोग पूछ रहे थे पहले भी कि वो क्या इसमें क्या होगा। तो मैंने एक जवाब दिया था उनको और आज भी रिपीट कर रहा हूँ, बैटल ऑफ द इक्वल्स था ये सीरीज जो है। वेस्ट इंडीज भी बिल्कुल लगी हुई टीम थी, मुसलसल हार रही थी, और पाकिस्तान का भी मोरल जो है
वो आपको भी पता है कि वो इस वक्त डाउन है। तो इस वक्त ये वाली जो पाकिस्तान की टीम अगर वेस्ट इंडीज से हारी है तो मेरे ख्याल से कोई हैरान कुन या परेशानी की कोई बात नहीं है। सही। और इस वक्त जैसे आपने कहा ना बाबर का, और आपने इंट्रो में जिक्र किया था बाबर का और रिजवान का, जब आप इतने अरसे के बाद कम बैक करते हैं और वो कंडीशंस तो बहरहाल चैलेंजिंग थी, आप वो बिल्कुल, मैं आपका मवाजना इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली उनकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके पास अल्टरनेट्स मौजूद हैं। हाँ ऑल्टरनेट्स हैं, लेकिन मैं तो इंडिविजुअल्स की कह रहा हूँ ना, ये रोहित और विराट कोहली से बड़े प्लेयर तो रिजवान और बाबर किसी सूरत नहीं है ना, लेकिन उनको भी बाहर जो अभी इत्तलात आ रही हैं हम देखेंगे कि मेरे ख्याल ये दोनों वनडे से भी बाहर, वनडे से भी वो खुद ही मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हमारे भी अगर क्रिकेट बोर्ड को अगर एक कंसिस्टेंसी पे चलाना था तो अगर उन्होंने फैसला कर लिया था कि बाबर के बगैर और रिजवान के बगैर टीम खेल सकती है, सलमान अली आगा को अगर वो टीम देना चाहते थे तो दे देते ना, बैक ट्रैक करने की क्या जरूरत है। सही। और जो सूरत हाल जो आपने भी बाबर का फॉर्म देखा और हमने भी देखा रिजवान का, अगर उनके पांव नहीं हिल रहे, अगर फीट मूवमेंट नहीं हो रही, आई साइट पे नहीं, तो देखिए ना क्रिकेट का खेल क्या है, सबको मालूम है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका फॉर्म नहीं रहा तो आपका पास्ट में आपने जितनी भी सेंचुरियां बनाई हो वो बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। सही। ये कहना कि क्लास है, क्लास तो है, लेकिन वो डिलीवर भी तो करना है। सही। और अभी एशिया कप, और इसमें ये भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा ना, एशिया कप ना 3 नेशन वाला, क्योंकि अब अफगानिस्तान की टीम भी आपको कोई ऐसी मामूली टीम नहीं है और पाकिस्तान से वो अच्छा मुकाबला करेगी। अच्छा गुल्लू भाई, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ट्रेजरर भी रहे हैं, आज से कोई ये 17-18 साल पहले की बात है, अप्रॉक्सीमेट अंदाजन मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करना और मतलब ये कि फंड्स लेके आना कितना मतलब आसान या मुश्किल होता है, क्या तरीके का? देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब कोई टीम परफॉर्म कर रही होती है ना, तो उसके लिए फंडिंग कोई मुश्किल नहीं होती है, लेकिन एक तरफ परफॉर्मेंस भी हमारी कुछ ना हो और उसके बाद साथ में जो है ये भी डंके बज रहे हों कि जो लोग मुसल्लत हैं वो जो पैसा आता है उसको मिसयूज़ कर लेते हैं, तो फिर कोई फंड इदारा देने के लिए तैयार नहीं होता। जब किसी के पास जाते हैं ये, अभी तो आपने देखा ना कि कुछ इदारे तो ऐसे थे कि अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि हैदर हुसैन थे जिस वक्त वो काम कर रहे थे सेक्रेटरी की हैसियत से, तो वो जाते थे तो इदारे से ये कहते थे कि भाई आप फेडरेशन को पैसे न दें, बल्कि आप अगर कोई इवेंट दे रहे हैं तो उसको खुद आप अपने अखराजात करें। मतलब ये कि ये एक बदएतमादी की सूरत हाल थी ना, इसकी वजह से ये बात कहनी पड़ती थी कि लोगों सामने वाले जो हैं वो ये ना सोचें कि फेडरेशन के ये लोग आए पैसे मांगने के लिए तो ये फिर खा जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इदारों से ये कहा जाए कि आप ये इवेंट कराएं और इसका जो है वो खुद फंड जो है। मजे की बात ये जो प्रो लीग हो रही है और जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मतलब इसमें एकोमोडेट फैसिलिटेट करेंगे 35 या 70 करोड़ रुपए जो भी है प्रो लीग के लिए, तो वो डायरेक्ट जो है ये तय हुआ है कि वो पैसे जो हैं फेडरेशन को नहीं जाएंगे बल्कि उन लोगों को जाएंगे, चाहे मतलब ट्रैवल एजेंसीज को जाएंगे, होटल्स को जाएंगे और दूसरी मतलब मद में जाएंगे। जी देखिए बात पता है क्या है, बात यह है कि अब ये प्रो लीग की बात है, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जी प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन हमें अपनी टीम की वर्थ देखनी चाहिए कि अभी हम जो टीमें वहाँ प्रो लीग में हमें मिलेंगी, क्या हमें उस प्रो लीग को खेलने के बाद पाकिस्तान की हॉकी का ग्राफ बेहतर हो सकता है? मतलब ये कि मैं एक वो तो ग्रास रूट से ठीक होगा ना, मतलब ये कि जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए था, जो अपनी एक्टिविटीज़ जो लोकल थी वो डोमेस्टिक करनी चाहिए थी, पैसा फंडिंग करें। और पहले आपको पता है कि सूरत हाल ये है प्लेयर्स की कि नेशनल चैंपियनशिप कई साल तक नहीं हुई। आपको याद होगा कि एक ज़माने में प्लेयर्स जो थे, इदारों के जो प्लेयर थे, वो उनका जो है बैग खुलता नहीं था, एक टूर्नामेंट से फारिग होते थे, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में हो रहा है जनरल मूसा हो रहा है तो आगा खान गोल्ड कप हो रहा है तो कायदे आजम गोल्ड कप हो रहा है। गुल्लू भाई उस जमाने में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब कौमी सतह के टूर्नामेंट्स होते थे, नेशनल चैंपियनशिप बाकायदा हर साल हुआ करती थी और उसके साथ साथ रीजनल सतह पर जो लोकल टीमें हुआ करती थी उनके टूर्नामेंट अलग होते थे और पूरी मतलब। अच्छा चलें ये तो है, ये बताइए कि आप क्या देख रहे हैं मतलब जो मौजूदा हालात हैं, जो बर्निंग इशू है इस वक्त, ओहदेदारों को चेंज होता हुआ देख रहे हैं आप? देखेंगे ये तो बिल्कुल रोजे रोशन की तरह ये फैसला हो चुका और इन्होंने जाना है, लेकिन मैं ये कहता हूँ खाली जाने से जान नहीं छूटनी चाहिए। मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि ये लोग तो मुजरिम हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं आपके प्रोग्राम में अगर इनको कोई तकलीफ है तो कहीं मेरे खिलाफ कोई पिटीशन दाखिल करें, किसी कोर्ट में कहें, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर और
आसिफ बाजवा, ये तो बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं मतलब आप। इनके ऊपर जो छाप लगा रहे हैं लोग, चोर और इश्तिहार लगा रहे हैं, इनको तो वैसी शर्म आनी चाहिए। बच्चे जवान होंगे, बच्चे बच्चियां होंगी, इनको तो वैसी छुप जाना चाहिए था, लेकिन ये ढटाई के साथ खड़े हुए हैं कि जो मिल जाए और खींच के ले मतलब जाए। आपका कहने का है कि खुद एहतिसाबी का मुजाहरा करना चाहिए। उनको तो खुद भाग जाना चाहिए था कि अब हमारे बारे में लोगों की राय है, तो ये हटाने वाला मामला तो बगैर अलग एहतिसाब है। के चले जाना हाँ, चाहिए। मतलब ये इनको तो खुद ही चला जाना चाहिए था। और मैं ये कहता हूँ कि इनको जाने के साथ साथ इस वक्त मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में एक बात खास तौर पर करना चाहता हूँ, जी जी। वो ये है कि जो लोग खराब होते हैं वो तो होते हैं, उनके जो सहूलतकार हैं उनका अंजाम होना चाहिए। ये जो खड़े होते हैं, इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनको पता है कि ये चोर हैं, हाँ। फिर उनके साथ खड़े हुए, तो मुझे तो हैरत होती है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जब वो एसोसिएशन में या पीएचएफ में किसी अच्छे ओहदे पे आए तो उन्होंने जो मुखालिफ लोग थे उनको एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया। ये भी तो है ना। ये देखिए ना, मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि जब तक कोई भी आ जाए, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बन जाए, सेक्रेटरी बन जाए, जब तक मेरिट पे फैसला नहीं करेगा, जब तक वो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग जब इसका तक मतलब खत्म नहीं होगी, सभी नहीं शामिल है, हैं। होगा, बेहतरी की तरफ आएगी, हमें मायूसी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने तमाम मामलात के बाद कोई शख्स आकर तो बैठेगा ऐसा कि जो ये कहे कि नहीं जनाब, आप ये नहीं कि जी आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे इसलिए मैं आपको जो है वो टीम दे दूं, आप मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं उसको टीम दे दें। मेरिट पे काम करें, और जो आदमी सब शफाफ काम कर रहा होता है वो किसी के प्रेशर में भी नहीं आता है। जी खालिद महमूद साहब, जी। ये जो मतलब टीम की मुसलसल नाकामियां हैं, आप क्या समझते हैं कि एक दिन हमारी टीम अर्श पे होती है, दूसरे दिन फर्श पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब ये एक बड़ा अलमिया है। तो आप क्या समझते हैं ये क्रिकेट जो हमारा सिस्टम है उसकी खराबी है? बिल्कुल, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। दिस इज मैनेजमेंट, जैसे गुल्लू भाई कह रहे हैं ना हॉकी में प्रॉब्लम है, तो उस तरह की प्रॉब्लम क्रिकेट में भी है। हालांकि क्रिकेट का खेल अभी तक चूंकि इतना ग्रास रूट में फैल चुका है, छोटे शहरों में जा चुका है कि हमें इस प्रॉब्लम को फील नहीं कर रहे। अदरवाइज अगर मिसमैनेजमेंट जो ही जारी रही तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आप अभी 2 टायर सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी खासा पीछे चला गया। तो ऐसा ना हो कि हॉकी वाला हाल हो जाए, स्क्वॉश वाला हाल हो जाए। तो ये बिल्कुल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, आपने दुरुस्त इसकी वो सही अक्कासी की है। तो ये सिस्टम कैसे सही हो सकता है? सही जब ही हो सकता है जब मेरिट पे फैसले किए जाए। ये हम क्रिकेट में जो बुनियादी तौर पे प्रॉब्लम है ना, क्रिकेट में आप प्रोफेशनल्स को आने नहीं दे रहे। सही। क्रिकेट में आपने इस तरह का अभी भी सिस्टम रखा हुआ है कि वो चाहे वो सियासी तौर पे ही जो लोग अपने स्ट्रांग होते हैं, अपने जो लॉबी रखते हैं, वही यहाँ आते हैं, फिर उनके सियासी मकासद होते हैं। सही। तो अब इसी आप चाहे वो पीछे हो चाहे आप पहले भी हो। देखें, बड़ी बात हो रही है, जाहिर है दो जो बाबर आजम रिजवान, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और जाहिर है रिजवान तो इस वक्त कप्तान भी हैं वनडे के। आप क्या समझते हैं इनका मुस्तकबिल है आगे, या बस अब? देखिए ये सब परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हम या आप ये फैसला नहीं कर सकते। अगर वो परफॉर्म करते हैं, हमने कह दिया इस बार बाबर अच्छा नहीं खेल रहा, रिजवान अच्छा नहीं खेल रहा, कल को ये जाते हैं नेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सेंचुरियों का अंबार लगा देते हैं, कौन इनको निकालेगा? अच्छा, बाबर आजम जो जाहिर है दुनिया क्रिकेट के एक बड़े बैटर हैं, कप्तान भी रहे हैं, और नो डाउट उनके क्रेडिट पे बड़े रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन कमोबेश 2 साल हो गए अभी तक सेंचुरी नहीं बना सके। देखिए उनकी भी प्रॉब्लम वही है, क्योंकि उनका कंपैरिजन अक्सर विराट कोहली के साथ किया जाता है ना, उनका स्टाइल भी मिलता है, और जिस तरह उन्होंने रिकॉर्ड सही किया जाता है या गलत किया जाता है कंपैरिजन? नहीं, स्ट्रोक्स तो उनके हैं। जो कवर ड्राइव बाबर आजम मारता है वो उसमें बिल्कुल कोहली की झलक होती है। इसके बाबर की देखिए, बाबर की टेक्निक भी अच्छी है, लेकिन अब इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, वो वजह ये है कि देखें कोहली का भी डिक्लाइन आ गया था वो, और डिक्लाइन आया, फिर उसकी सेंचुरियों के दरमियान गैप आना शुरू हुआ, और वो टेस्ट से बाहर जा चुका, रिटायर हो चुका है, T20 से, वनडे से भी हो जाएगा। हालांकि आप सोच सकते थे कि कोहली एक रन बनाने की मशीन थी, लेकिन कहाँ पे उसका डाउनफॉल आप जानते हैं, क्रिकेट को आप भी बहुत फॉलो करते हैं। क्रिकेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाकी तमाम टेक्निक में आई साइट होती है। बिल्कुल। अच्छा, उसका ताल्लुक एज से होता है। तो कोहली भी जब तो हम जब कहते हैं ना यंगस्टर्स वगैरह, तो उसकी वजह होती है, यंगस्टर्स को उसके रिफ्लेक्सेस निस्बतन बेहतर होते हैं, टांगों में जान ज़्यादा होती है। अच्छा, टांगे तो चलो फिर भी आप फिटनेस के जरिए बेहतर रख सकते हैं, आई साइट को। तो बाबर की जो एज है ना, बाबर की, वो अब शायद अभी ऑफिशियली तो 30 साल है, लेकिन बहुत लोग इस पे यकीन नहीं रखते। नहीं, ये तो हमारे पूरे सिस्टम की मतलब इस पे तहफुजात हैं कि मतलब लड़के ये एज की प्रॉब्लम आई है। हाँ, नहीं ये तो देखिए ना, हमारी जितनी भी टीमें बनती हैं, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तमाम जितने भी लोग हैं कंसर्न, आप हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम यही है कि जनाब लड़का जो है वो 24 साल का होता है, लेकिन अंडर 18 अंडर 20 में जो है वो होके जाता है। तो अब ये देखें ना, शाहिद आफरीदी साहब ने भी तो एक इसी तरह का कारनामा किया था, बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैंने इतने साल
कम करके। तो अब ये बाबर आजम या हर खिलाड़ी तो में तो इतनी नहीं हिम्मत है कि वो आकर बोलेगा, लेकिन ये हमें बीइंग एनालिस्ट ये अंदाजा हो जाता है, जैसे ये कप देख के कि कप कितने अरसे से यूज हो रहा है, पता चल जाता है ना, उसका पेंट बता देगा, उसका फैब्रिक बता देगा। अच्छा, हाँ, अच्छा गुल्लू भाई, जितनी भी एसोसिएशन है रीजनल, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तो जाहिर है सब मतलब वो टारगेट सब उसी को फोकस करते हैं। रीजनल एसोसिएशन जो हमारी मतलब बड़े शहरों की, वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? देखें, जो खराबी आई ना, वो आई, आपको याद होगा कि जब ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह बने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, तो उनके साथ जो वही लफ्ज़ मैं सहूलतकार वाला इस्तेमाल करूंगा कि जो सहूलतकार थे, आपको पता है कि कराची की तबाही कहाँ से आई, एक सहूलतकार थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, लेकिन बगैर नाम लिए सब पहचान जाएंगे क्योंकि वो हर वक्त साथ होते थे। उसका नाम न लूं और लोग पहचाने, और एक हादसा भी हुआ था, एक हादसा भी हुआ था, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी थे वो साथ ब्रिगेडियर मुसरतुल्लाह साहब के। तो उन्होंने, वो सहूलतकार थे, उन्होंने यहाँ पे ग्रुप बना दिए कराची में, और यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में है। और आपको याद होगा रियाज भाई, ये जो पाकिस्तान की हॉकी खड़ी थी, जो रिजल्ट आते थे उस ज़माने में, जो लोग ग्राउंड पे काम करते थे ग्रास रूट लेवल पे, वो सियासत में नहीं होते थे, वो ओहदे नहीं मांग रहे होते थे किसी एसोसिएशन के, उनका काम ये होता था कि वो प्लेयर बनाते थे। आज उनको कोई नहीं पहचानता। अच्छा, यहाँ आवाज़ आ रही है, वक्त हुआ है ब्रेक का, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। ये जनाब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद खालिद महमूद और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साबिक ट्रेजर गुलफराज अहमद खान। जनाब, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। एक ब्रेक। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं जी। गुल्लू भाई, जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से आप बताइए क्या। देखें, बात ये मैं कह रहा था कि जो सहूलतकार थे तमाम रीजन्स में, उन्होंने ख़राबी पैदा की, और वो अच्छे लोग जो काम करने वाले थे, जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते थे, उन्होंने जनाब वो स्कूटनी के नाम पे लोगों को विक्टिमाइज किया, लोगों के क्लब ख़त्म कर दिए। जो हिमायत में खड़ा हुआ है तो उसको वोटिंग राइट दे दिया, जो ये पता लगा कि ये हमारी मुखालफत करेगा उसको, उन्होंने उसको जो है क्लब के जो है बाहर। वैसे एक बात है, मैं बताऊं, स्क्रूटनी का जो ये तरीक़ेकार है ना, कोई कुछ भी कहे तरीक़ेकार है गलत। जब भी आप स्क्रूटनी करें, ये मेरी तजवीज़ है कि भाई आप जितनी भी टीमें आ रही हैं वो मतलब उसकी लीक करा लें जब स्क्रूटनी होती है, और कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए आपके पास, और सबको चांस दें। जो क्लब आता है उसको कहें आए शरीक को। आप जो है खुद ही फैसला कर लेते हैं कि नहीं यार, इसके लड़के जो है 11 हैं, इसके जो है 12 हैं, इसके किट में नहीं है, इसके पास गोलकीपर की किट नहीं है, उसको बाहर कर देते हैं। रियाज भाई, मैंने कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन की इंटीरियम कमेटी का चेयरमैन रहा, और उस वक्त स्कूटनी भी हुई थी और क्लबों की, और उसके बाद इलेक्शन भी हुए जिसने फेयर तरीके से, उसका एक सिस्टम था। वो हमारे पास शीटें मौजूद होती थी कि कितने क्लब जो है कितने टूर्नामेंट खेला है और उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अभी तो ये होता है कि एक क्लब जो पूरे 2 साल 3 साल कहीं नहीं खेलता, लेकिन वो मंजूर नज़र होता है PHF का उसका सेक्रेटरी, तो उसके क्लब को वोटिंग राइट दे दिया जाता है, और आपका क्लब जो पूरे 2 साल तक खेल रहा होता है उसको बाहर कर देते हैं। अच्छा, यही जो आप सवाल जो गुल्लू भाई से किया था उसका जवाब आप दीजिएगा। देखिए, मतलब हम कहते हैं कि जी खेलों में उनके खिलाड़ियों को
एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया जाए। बदकिस्मती से हॉकी के खेल में ये जो ओलंपियंस, इतने अच्छे ओलंपियंस भी थे वो, और नाम वाले थे, राना मुजाहिद का नाम है, शहबाज सीनियर का नाम है, आसिफ बाजवा का नाम है, लेकिन इन्होंने यार जो हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचएफ में जो अपनी मिसाल छोड़ी वो बहुत मतलब शर्मनाक हद तक ख़राब है। इसमें बिल्कुल गुल्लू भाई से मैं 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने भी उसको कवरेज की है और वो चीज़ें हमारे सामने से भी गुजरी। इन्होंने भी जो हॉकी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया, अगर मैं गुल्लू भाई ये कह सकूँ, बिल्कुल और हकीकत इसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होगा। हकीकत ये है कि हम ये कहते हैं कि हमारे यही ओलंपियंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज लाली परचम दुनिया भर में लहराया, लेकिन इनकी ग्रुपबंदी और ग्रुपिंग और लाइकिंग और डिसलाइकिंग और करप्शन बुनियादी चीज होती है कि जब आदमी करप्ट होता है ना, फिर वो गलत फैसले करता है, फिर वो किसी को अकोमोडेट कर रहा होता है। लाहौर का वाकया बता दूं, लाहौर में एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने बड़ा वो देखा, जब पाकिस्तान जीता करता था ओलंपिक, एशियन गेम्स और बड़े बड़े टाइटल फ्रीक्वेंटली, तो भी इतना धूम धड़का नहीं होता था, लेकिन आसिफ बाजवा के दौर में पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया था, तो उसको लाहौर के एयरपोर्ट से लेके पूरे शहर में इस तरह बनाया हुआ था कि जैसे पाकिस्तान ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत गया। वो असल में सेलिब्रेट इसलिए करते थे कि अपने इख्तिदार को तूल मिल जाए, पब्लिसिटी हो जाए। देखें, ये आपके लिए कोई जो हॉकी के लोग हैं ना, उनको पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त टीम का क्या मोराल है, क्या उसका लेवल है, और क्या, और ये खराबी प्लेयर्स की वजह से नहीं है। मैं यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट मौजूद है। भाई ये तो देखें गुल्लू भाई, तो कौमी खेल आज भी अपने खालिद भाई, ये तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने हालिया सालों में, इन 2-3 सालों में प्रूव किया है कि आप जो है निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। और नहीं दे रहे यार, और इमाद भट्ट की जो टीम है, कप्तान इमाद भट्ट, उसने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन हालात में। भाई बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बातें इतनी करते हैं, वजीर आजम से मुलाकात करके कहते हैं कि भाई इदारा खोलने की बात की है तो आप नौकरियां दें, प्लेयर्स का फायदा प्लेयर्स को कोई बेनिफिट ना फेडरेशन की तरफ से हो रहा है। और मैं यहाँ बैठकर जितने ओलंपियंस और हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, मैंने एक एफर्ट भी की है कि तमाम को एक पेज पे जमा करने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं कि भाई खुदा के लिए आपकी ये हॉकी जो है, अभी तो डिस्कशन हो रहा है, आने वाले वक्तों में लोगों बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये कौमी खेल था, तो आपका की जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर जुड़ के काम करें इसकी बेहतरी। अच्छा खालिद भाई ये बताइए कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी, जी जी, नसीम शाह, जी जी, हसन अली, जी जी, आप समझते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठहर गया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्या मुस्तकबिल क्या है? अप एंड डाउन परफॉर्मेंस है। हाँ। जब अप एंड डाउन परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप तो बिल्कुल अनसर्टन रहेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं है। अगर ये देखें ना, हम ये सिलेक्टर का काम क्या होता है, सिलेक्टर उसकी फिटनेस भी देखता है ना, फॉर्म एंड फिटनेस। सिर्फ रेपुटेशन के बेस पे कि शाहीन अफरीदी किसी दौर में बहुत अच्छी गेंद करते थे, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आने वाले वक्तों में आप यही सुनेंगे कि किसी टूर्नामेंट में इनको लिया जाएगा, किसी में नहीं लिया जाएगा। अच्छा, इंडिया का जो बोर्ड है वो शम्मन गुल को कप्तान बना रहा है, खबरें इसका मतलब है कि उन्होंने जो है नई टीम अपनी बना ली है और हम अभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, देखें ना, इंडिया तो देखें आप, इंडिया के आप बात करें, शुभमन गिल, इंडिया ने सूर्या कुमार यादव को बनाया, मतलब इंडिया चांस दे रहा है ना प्लेयर्स को। हाँ। और चांस दे रहा है, लंबा चांस दे रहा है। अब शुभमन गिल को देखें, यंग टीम इंग्लैंड गई है सर, इस पे हम नहीं बात कर सकते, यंग टीम इंडिया की इंग्लैंड गई क्रिकेट की, और क्या परफॉर्मेंस देखिए, 2 ऑल सीरीज खेल कर आई है। और बल्कि अगर थोड़ा सा जो पहले जो टेस्ट मैच वो हारे, 371 रन भी जीता हुआ मैच था, और एक में 192 वो नहीं कर पाए। तो इंडिया के जो आप कह रहे हैं ना क्रिकेट बोर्ड है, उसने अपने यंगस्टर्स को बैक किया। तो पाकिस्तान के भी बोर्ड को ये चाहिए था उन यंगस्टर्स पे बैक करता। भले उन्होंने रिटायर हो गए, रोहित शर्मा कोई फर्क नहीं पड़ा, अश्विन रिटायर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ा, कोहली रिटायर कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपने यंगस्टर्स को बैक किया और परफॉर्मेंस 19-20 भी हुई, वो उस पर कंप्रोमाइज उन्होंने नहीं किया। अच्छा, एक बात गुल्लू भाई के हवाले से, लास्ट हॉकी की जो बात मेरे जहन में थी, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया था ना, वेस्ट इंडीज के साबिक खिलाड़ी इस वक्त निकल आए हैं, जो क्लाइव लॉयड वगैरह, विव रिचर्ड्स, इसलिए निकल आए कि वेस्ट इंडीज की टीम को खुदा का वास्ता सेकंड टायर में ना डालो, हमारी भी इतनी ग्लोरियस थी। तो यही सिचुएशन पाकिस्तान के हॉकी में भी होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान के जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं या वर्ल्ड कप के जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी जिस तरह वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान की भी वही पोजीशन, जैसे वेस्ट इंडीज किसी जमाने में क्रिकेट को रूल करता था, पाकिस्तान हॉकी को रूल करता था। तो पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को चाहिए वो आगे आए, जैसे चाहे हॉकी फेडरेशन हो या ना हो, उनको आके अपनी आवाज उठानी चाहिए, और वो उनकी इतनी वो है। अच्छा, आप आवाज की बात कर रहे हैं, अपने गुल्लू भाई साबिक ओलंपियन रशीदुल हसन और मुकर्रम साहब, उन्होंने मतलब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की
आप क्या समझते हैं, इसके असरात आप देख रहे हैं या देखिए, फजा जो है PHF के खिलाफ वैसे ही बन गई थी? देखिए, रशीद भाई ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, मेरा उनसे रब्ता था मुसलसल, मैंने उनको बैक भी किया और उनको के फेवर में स्टेटमेंट भी दिया। देखिए, मेरे मतलब ये कि मैं रशीद भाई से भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बात हुई मेरी। मैंने उनसे ये कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की बड़ी अच्छी है, आपका जज्बा बहुत था, आपके दिल में एक तकलीफ़ थी, दुख था, आपने उसका इजहार किया। आपने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि अगर इन बच्चों को डेली नहीं दी गई तो मैं अपना 84 का जो गोल्ड मेडल है वो नीलाम करके और मैं उस पैसों से बच्चों को डेली दे दूँगा। टीए नहीं दिया हाँ, ना, जो है ना, तो मतलब ये कि ये अच्छा उनका ये जज्बा है उनका पाकिस्तान का, और ज़ाहिर है यकीनन उस दिन उन्होंने मनाया जिस दिन उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था लॉस एंजलिस में 84 का, तो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरी उनसे बात भी हुई है कि भाई आप सारे ये जितने हैं ना अच्छे, इनमें सारे को ख़राब लोग तो नहीं है ना, मतलब हैं जिन लोगों के की निशानदेही हो गई है कि पाकिस्तान में ओलंपियंस जो हैं वो मफाद परस्त कौन हैं, सब मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो जो अच्छे लोग हैं, ख़ासतौर पे मैं 84 के गोल्ड मेडलिस्ट, सब तो ज़्यादातर वही है ना रह गए, हनीफ खान है, कलीमुल्ला हैं, इस अपने मैं समी भाई से भी मेरी कई दफ़ा बात हुई और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से भी कहता हूँ, मैंने समी भाई से कहा कि दिल से बुरा मानने वाले मोमिन ना बनो कि ये बुरा हो रहा है, आप पहले दर्जे के मोमिन बनो, हाथ से रोको बुराई को। मैं पहले दर्जे का मोमिन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हूँ, चाहे कितना स्ट्रांग आदमी हो, फेडरेशन का सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट, मैं हर प्रोग्राम में बैठकर चोर को चोर ही कहता हूँ, तो भाई चोर को चोर तो कहो कम से कम। गुल भाई, देखते हैं कि मतलब हमारी क्रिकेट और हॉकी में क्या तब्दीलियां आती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तो तब्दीलियां कर दी हैं। बहरहाल जनाब खालिद भाई, बहुत सारी बातें हुई, आपने सवालात के जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो किसी भी हवाले से मुख्तसरन, और हमारे नौजवानों को पैगाम? देखिए, नौजवानों को मैंने पहले भी यही कहा था, मेहनत करें, और जो हमारे जैसे अभी गुल्लू भाई ने भी इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया, आप अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप लोगों की नज़रों में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। टैलेंट कहीं छुप नहीं सकता, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उससे वो ग्रूम हो जाएगा। लेकिन आप नौजवानों को मेरी यही राय है कि वो किसी सूरत में हिम्मत ना हारें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, अपनी ट्रेनिंग जारी रखें, उनका अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। जी गुल्लू भाई, मैं तो आपसे जनाब मतलब आपने तो आज सहूलत कारों का भी जिक्र कर दिया है और जो है बड़ा मतलब ये कि इस वक्त क्रूशल स्टेज चल रहा है हॉकी का, तो काइंडली मतलब कोई भी बात हॉकी के हवाले से और हमारे नौजवानों को एक पैगाम। देखिए, बात यह है कि हमारा जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके अंदर बड़ा टैलेंट है। मतलब इसमें कोई, आप देखें अभी हमने एक जूनियर कैंप लगाया हुआ था, जो अभी लगाया था, उसके अंदर आपने देखा कि वो बच्चे अभी उन्होंने मैच खेला और वो जो हमारी अच्छी टीम है उसके मुकाबले में वो उन्होंने परफॉर्म किया। तो बच्चों के अंदर टैलेंट मौजूद है, बच्चे खेलना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, जो करते धरते हैं, जो एसोसिएशन के अहदेदार हैं, ओलंपियन हैं, इंटरनेशनल हैं, वो भी तो कुछ डिलीवर करें, वो कुछ देने के लिए आए, वो लेने के लिए अब ना आए। ले चुके जो लेना था, इसी हॉकी ने अरबपति और खरबपति बना दिया। आपको पता है कि सब जो भी लेवल था, इस हॉकी की बदौलत अल्लाह ताला ने उनको इज्जत भी दी और पैसा भी दिया। खुदा के लिए इस हॉकी को कुछ दें। मैं उनको मैसेज दे रहा हूं जो करते धरते हैं कि भाई आप निकल के आप स्कूल पे काम करें। हर आदमी को पाकिस्तान टीम चाहिए, पाकिस्तान का कोच और मैनेजर की बनने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हॉकी से प्यार है, अपने इलाके में जो स्कूल है उसमें जाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दें, अपने ग्राउंडों पे काम करें, और जब ग्रास रूट लेवल पर हॉकी ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह हॉकी फिर बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खालिद महमूद साहब और गुलफराज अहमद खान साहब, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ देंगे। तो जनाब ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको आज की ये गुफ्तगू जो क्रिकेट पे भी थी, हॉकी पे भी थी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मुतालिक स्नूकर पे भी थी, आपको पसंद आई होगी। इसकी फीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।